हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी स्वागत करती हूं आप सबका हमारी आज की क्लास में। तो बच्चों, ये है हमारी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सब्जेक्ट इंग्लिश की क्लासेस। और बच्चों, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे हमारी बुक का चैप्टर नंबर 9, जो कि है एक्चुअल में एक पोएम, और पोएम का नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग पोएम है, जो कि हमें एक मैसेज भी देती है, एक शिक्षा भी देती है कि कैसे हमें हमारी अपनी भावनाओं को भूलकर हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपना कंपटीशन एक जगह है, लेकिन दूसरों को साथ में लेके चलना, उनकी परवाह करना, ये सबसे बड़ा गुण है जो हम सबके अंदर होना चाहिए। ओके, सो बहुत इजी सी पोएम है। आई होप सबको समझ में आ गई है। लास्ट वीडियो में हम पोएम डिस्कस कर चुके हैं, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। Let's see the question. Complete the statement using the correct alternative. Alternative का मतलब होता है बच्चों ऑप्शन। तो हमें एक सेंटेंस पढ़ना है, हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उससे हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, उससे हमें इस ब्लैंक को फिल करना है। देखते हैं सेंटेंस। The event which is being described in the poem is the event of the day. तो बच्चों, जिस इवेंट के बारे में इस पोएम में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है? एक रेस के बारे में बताया गया है। तो वो जो रेस थी वो उस दिन का कौन सा इवेंट था? अब देखते हैं हमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट, क्या वो उस दिन का पहला इवेंट था? लास्ट, सबसे लास्ट में होने वाला इवेंट था? या फिर उस दिन का वो सेकंड इवेंट था? तो बच्चों, हमने पोएम में पढ़ा था ना, इट वाज अ फाइनल इवेंट, और फाइनल का मतलब क्या होता है? लास्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लास्ट। तो वो जो इवेंट था वो उस दिन का लास्ट इवेंट था। ओके, नेक्स्ट, find words that are opposite in the meaning to each other from stanza second. So बच्चों, जो हमारी पोएम का सेकंड स्टेंजा है उसमें से हमें ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं मीनिंग में। सेकंड स्टेंजा हम सब ने पढ़ा है अच्छे से। वहाँ पे हमने एक पेयर तो कौन से पढ़े हैं अपोजिट वर्ड्स के? यंग एंड ओल्ड। हमें पता है यंग मतलब जवान, ओल्ड मीन्स वृद्ध। वैसे ही मैन एंड वुमेन, अगर हम जेंडर की बात करें तो मैन एंड वुमेन दे आर ऑल्सो ऑपोजिट जेंडर्स। ओके, सो ये जो पेयर है ये हमने कहाँ से फाइंड आउट करे हैं? हमारी पोएम के सेकंड स्टेंजा से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, answer the following questions in a sentence each. Let's see the question. What do the words gold, silver and bronze stand for in the poem? So बच्चों, पोम में हमने पढ़ा था गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो ये तो तीनों ही वर्ड्स हैं। ये एक्चुअल में किसके लिए आए हैं? क्या मतलब है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का? देखते हैं आंसर। द वर्ड्स गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज स्टैंड फॉर मेडल्स इन द पोम। तो बच्चों, एक्चुअल में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेडल्स की। गोल्ड मेडल जो कि मिलता है विनर को, सेकेंड सिल्वर मेडल जो मिलता है सेकेंड नंबर पे आने वाले प्लेयर को, और थर्ड नंबर पे आने वाले प्लेयर को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। तो एक्चुअल में यहाँ पे 3 मेडल्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट, were the contestants well prepared for the event? Pick the line that illustrates this. तो बच्चों, हमें बताना है कि जो कंटेस्टेंट्स थे, जो रनर्स थे, जो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स थे, क्या वो उस इवेंट के लिए वेल प्रिपेयर्ड थे? क्या वो पूरी तैयारी के साथ आए थे? ओके, साथ ही साथ बच्चों, हमें पोएम से उस लाइन को पिक करना है, उस लाइन को लिखना है, जिस लाइन को पढ़ के हमें पता चलता है हमारा आंसर कि वो वेल प्रिपेयर्ड थे या नहीं। ओके, देखते हैं आंसर। द फ्रेज मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग टेल्स अस दैट द कंटेस्टेंट्स वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट। तो बच्चों, हमारा आंसर है कि यस, जो कंटेस्टेंट थे वो वेल प्रिपेयर्ड थे, पूरी तरह से तैयार थे। और हमें पता चल रहा है बिकॉज हमने एक पोएम में एक लाइन पढ़ी है कि वो बहुत सारे वीक और मंथ से ट्रेनिंग ले रहे थे, प्रशिक्षण ले रहे थे, इतने लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे। सो यस, दे वर ऑल well prepared. Next,
what efforts other than training are required to prepare oneself for a स्पोर्ट्स इवेंट। तो बच्चों जब भी हम कोई स्पोर्ट्स इवेंट में जाते हैं, जब भी हम कोई गेम खेलने के लिए जाते हैं, तो यस हमें ट्रेनिंग तो चाहिए होती है, हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, उस गेम के बारे में हमें सब कुछ सीखना होता है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एफर्ट्स हैं जो कि हमें करने चाहिए ट्रेनिंग के साथ साथ, और क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। देखते हैं आंसर। वन मस्ट ट्राई टू ईट हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड। तो बच्चों ट्रेनिंग के साथ साथ ज़रूरी है कि जो प्लेयर है, जो एथलीट है, वो ऐसा खाना खाए जो कि अच्छी तरह से पोषण से भरा हुआ हो। गेट इनफ एक्सरसाइज, साथ ही साथ उसको अपना बॉडी उसको फिट रखनी ज़रूरी है और इसके लिए उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। हैव क्लीन लिविंग कंडीशंस, उसे साफ सुथरी जगह पर अच्छे तरीके से हाइजीन के साथ रहना चाहिए। एंड गेट एडिक्वेट रेस्ट, और साथ ही साथ पूरी तरह से उसको रेस्ट आराम भी करना चाहिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में। ओके, नेक्स्ट, read the statements given below and write T for true and F for false। हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है, बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। The 100 yard dash was a long jump event। सो बच्चों हमने जो पढ़ा है 100 yard dash पोएम में, ये कैसा इवेंट था? क्या ये एक लॉन्ग जंप का इवेंट था? सबके पास आंसर है, आई एम श्योर आप सबको आंसर पता है कि ये है फॉल्स, बिकॉज ये लॉन्ग जंप इवेंट नहीं था, ये क्या था? एक रेस का इवेंट था। नेक्स्ट इज द एथलीट्स वर अ लिटिल नर्वस। जो एथलीट्स थे, रनर्स थे, क्या वो नर्वस थे? क्या वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे? अगेन आंसर है फॉल्स, बिकॉज वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे, वो वेल प्रिपेयर्ड थे, वो बहुत महीनों की तैयारी के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ वहाँ आए हुए थे, तो पूरी तरह से तैयार थे रेस के लिए। नेक्स्ट, द एथलीट्स रैन बिफोर द सिग्नल वॉज गिवन। सिग्नल मिलने से पहले ही क्या एथलीट्स भाग लिए थे? अगेन आंसर इज रॉन्ग, इट्स फॉल्स, बिकॉज वो वेट कर रहे थे सिग्नल का, और जब उन्हें सिग्नल मिला, और सिग्नल क्या था? एक पिस्टल थी, और जब उसमें एक्सप्लोड हुआ, जब वो जो गन थी उसको फायर किया गया, तभी उसके बाद जो एथलीट्स हैं वो भागना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द एथलीट्स कुड नॉट रन। जितने भी एथलीट्स थे वहाँ पे, उनमें से एक एथलीट ऐसा था जो भाग नहीं पाया। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज जो एक एथलीट था वो वहाँ पे गिर गया था, इसीलिए वो भाग नहीं पाया था। यस, नेक्स्ट, the word exploded is used for the firing of the pistol. What does the phrase "so did the runners" in line 2 of stanza 4 mean? तो बच्चों हमने जो वर्ड पढ़ा था exploded, वो किसके लिए यूज़ किया गया था? पिस्टल के लिए, गन के लिए यूज़ किया गया था। और उसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जो गन है उससे फायर किया गया, जो पिस्टल थी उसको चलाया गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था कि जैसे ही सिग्नल मिला, जैसे ही जो पिस्टल थी उसको एक्सप्लोड किया गया, वैसे ही रनर्स जो थे वो भी तेज गति से भागने लग गए थे। तो ये जो लाइन है सो डिड द रनर्स, इसका क्या मीनिंग है वो हमें बताना है। देखते हैं। The phrase "so did the runners" means that the runners ran forward immediately। So बच्चों इस फ्रेज का ये मतलब है कि सिग्नल मिलते ही, पिस्टल की फायर की आवाज़ सुनते ही जो रनर्स थे वो इमीडिएटली, तुरंत आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, how were the dreams of one of the contestants dashed in the dirt? So बच्चों हमने पढ़ा था कि एक कंटेस्टेंट ऐसा था, एक रनर ऐसा था जिसके जो सपने थे वो बर्बाद हो गए थे, वो मिट्टी में मिल गए थे। तो ऐसा कैसे हुआ था? क्या हुआ था कि एक कंटेस्टेंट के सपने जो थे वो टूट गए थे। ओके, हम सबको पता है बच्चों क्या हुआ था। देखते हैं हम आंसर कैसे लिख सकते हैं। The dreams of one of the contestants were dashed in the air
when he fell on the black dirt road and could not take part in the race। तो बच्चों ऐसा उस कंटेस्टेंट के साथ होता है जो कि रेस स्टार्ट होते ही गिर जाता है, उस ब्लैक कलर की डामर की बना हुआ जो ट्रैक था उस पे गिर जाता है और इस वजह से वो रेस में भाग नहीं ले पाता। दिस फिनिश्ड हिज चांसेस ऑफ विनिंग द रेस, समथिंग ही हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसकी वजह से उस रेस को जीतने के जो उसके चांस थे, जो अवसर था, जो उसके पास मौका था, वो वहीं ख़त्म हो जाता है बिकॉज वो स्टार्ट होते ही गिर गया है। बाकी जो 8 कंटेस्टेंट है वो इतना आगे तक चले गए थे तो उसके जो चांस थे वो वहीं ख़त्म हो गए थे और जो उसने तैयारी करी थी इतने लंबे समय तक, जो मेहनत करके आया था, वो उसकी सारी मेहनत वहाँ पे बर्बाद हो गई थी, उसके सारे सपने वहीं पर टूट गए थे। नेक्स्ट, notice how the words stumbled and staggered in line 3 of stanza 4 go together, find a similar pair of words in stanza 5। तो बच्चों हमारी पोएम का जो 4th स्टेंजा है उसके 3rd लाइन में हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे, stumbled and staggered, जिसका मतलब होता है ठोकर लगना, लड़खड़ाना। ओके, तो जो दोनों ही वर्ड है इनको एक साथ यूज़ किया गया है, दोनों का जो मीनिंग है उसको एक साथ यूज़ किया गया है बिकॉज एक जैसे मीनिंग है। ओके, ठोकर लगना, लड़खड़ाना। सो ऐसे ही अब हमें स्टैंजा 5 में से 2 वर्ड्स ढूंढने हैं। पेयर का मतलब क्या होता है 2, तो हमें 2 वर्ड्स का एक पेयर ढूंढना है जिसमें इसी तरह से मीनिंग्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। देखते हैं। द पेयर ऑफ वर्ड्स इज frustration and anguish in line 1 of stanza 5। so yes, जो हमारा 5th stanza है उसमें जो ये words हैं frustration and anguish ये भी इसी तरह से हैं because निराशा, दर्द एक जैसे से words हैं, तो ये जो पेयर है ये बिल्कुल इस पेयर के जैसा है। नेक्स्ट, complete the following statement using the correct option from those given below। अगेन एक सेंटेंस दिया गया है, हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सेंटेंस पढ़ना है, करेक्ट ऑप्शन से हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। द लाइन द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट ऑकर्ड क्रिएट्स, जो ये लाइन पढ़ी थी हमने, द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट ऑकर्ड, ये लाइन एक्चुअल में क्या चीज़ क्रिएट करती है, क्या चीज़ जागृत करती है। ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग, क्या ये समझ जागृत करती है। कंफ्यूजन, क्या ये हमें उलझन में डाल देती है। सस्पेंस, या फिर ये किसी तरह का रहस्य जागृत करती है। तो बच्चों हमने जब ये लाइन पढ़ी थी कि जब पॉइंट ने ये कहा था कि आगे जो होने वाला है वो उतना ही सच है जितना सच ये कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, उन्होंने कहा था देखते हैं आगे अब क्या होने वाला है। तो ये लाइन पढ़ते ही हम सबके मन में सस्पेंस जागा था, रहस्य जागा था कि ऐसा क्या होने वाला है आगे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सस्पेंस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस इन अ सेंटेंस और 2। हमें पोएम की कुछ फ्रेज दी गई हैं, हमें उनका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट, पुल्ड अप ऑन देयर हील्स, तो क्या मतलब है इस बात का, पुल्ड अप ऑन देयर हील्स। देखते हैं। द फ्रेज pulled up on their heels means that the other 8 contestants stopped running। so इसका मतलब ये है कि वो जो 8 कंटेस्टेंट आगे भाग गए थे, जैसे ही वो देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट है वो गिर गया है, तो ये देखते ही वो अपने पैरों को वहीं रोक लेते हैं। इट मीन्स वो भागना बंद कर देते हैं, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, brought the young boy to his feet। एक और हमने फ्रेज पढ़ी थी और इसका हमें मीनिंग बताना है, क्या मतलब है brought the young boy to his feet। The phrase brought the young boy to his feet means that the other 8 contestants helped the boy who had fallen down to stand up on his feet। तो इसका ये मतलब है कि वो 8 कंटेस्टेंट वहीं रुक जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं और वो पीछे आते हैं, वो जो गिर गया था कंटेस्टेंट उसके पास आते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और उसे अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। ओके, तो उसको वो उठाते हैं और उसको खड़ा होने में उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट,
Explain in your own words the meaning of the line the 100-yard dash now reduced to a walk. Again हमें poem की एक line दी हुई है जो कि है the 100-yard dash now reduced to a walk. So इस line का क्या मतलब है वो हमें अपने words में explain करके लिखना है. देखते हैं कैसे लिखेंगे. The phrase the 100-yard dash now reduced to a walk describes the moment when the other 8 contestants helped their friend who had fallen down to stand up on his feet. So बच्चों इस बात का ये मतलब है कि जब वो जो एक कंटेस्टेंट था वो गिर गया था तो जो बाकी के 8 कंटेस्टेंट हैं वो अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए आते हैं और उससे उठा के उसके पैरों पर खड़ा करते हैं. Since the boy was unable to run, अब क्योंकि वो गिर गया था उसके चोट भी लग गई थी तो अब वो भाग नहीं पा रहा था. The other decided not to run either. तो बाकी के 8 कंटेस्टेंट भी डिसाइड करते हैं कि वो भी नहीं भागेंगे. All 9 contestants walked hand in hand to the finish line. और सारे के सारे जो 9 कंटेस्टेंट हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक साथ फिनिश लाइन तक आते हैं. और वो भी कैसे, चलकर आते हैं, वो रनिंग नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनमें से एक जो है वो गिर गया था, उसके चोट लग गई है, वो नहीं भाग पाएगा. तो उसका साथ देने के लिए जो बाकी के 8 कंटेस्टेंट हैं वो भी भाग नहीं रहे बल्कि उसके साथ चल रहे हैं, उसका हाथ पकड़ के सब एक साथ चल रहे हैं. In other words, the contestants walked the distance of the 100 yards which was to be run at the speed of the contestant who had fallen down. और एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि वो जो 100 यार्ड का डिस्टेंस था जिसे कैसे कवर करना था, रनिंग करके कवर करना था, रन करके कवर करना था, वो डिस्टेंस कैसे कवर किया, सबने वॉक करके कवर किया. क्यों? उस कंटेस्टेंट का साथ देने के लिए जो कि गिर गया था, भाग नहीं पा रहा था. ओके, तो बाकी सबने भी भागना छोड़ दिया और वो जो डिस्टेंस था वो कवर किया सबने वॉक करके, चल के. ओके, नेक्स्ट, how would the 9 contestants have felt when they all reached the finish line together? तो बच्चों इस एक क्वेश्चन में हमसे बहुत सारी बातें पूछी गई हैं. सबसे पहले हमें ये बताना है कि जब वो 9 कंटेस्टेंट एक साथ पहुंचते हैं कहाँ पर, फिनिश लाइन पर, तो वो कैसा महसूस करते हैं. नेक्स्ट, विच वर्ड्स इंडिकेट दिस? कौन से शब्द हैं जो ये दर्शाते हैं कि वो कैसा फील कर रहे थे. डू यू थिंक दे वर हैप्पी बिकॉज दे हैड वन द गोल्ड मेडल? हमें क्या लगता है कि क्या वो इसलिए खुश थे कि उन सबको गोल्ड मेडल मिल गया था? वाई? और हमारा जो भी आंसर है हमें उसका रीज़न देना है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. ओके, तो बच्चों जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एक साथ बहुत सारी बातें दी गई हैं तो बच्चों ऐसे में हमें आंसर बहुत ध्यान से लिखना होता है. हमें सारी बातों को अपने आंसर में कवर करना होता है. ऑलराइट, देखते हैं आंसर. The contestants must have felt happy and united when they reached the finish line, still holding hands. तो बच्चों हमें लगता है कि वो 9 के 9 कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा वो यूनाइटेड फील कर रहे थे कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कितने संगठित हैं. जब वो फाइनली एक साथ फिनिश लाइन पे पहुंचते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर. ओके, पहली चीज हमने बता दी. द वर्ड्स 9 बीमिंग फेसेस टेल अस हाउ हैप्पी दे वर. और हमें कैसे मालूम चला कि वो बहुत खुश थे? बिकॉज ये जो फ्रेज हमें पोएम में दी गई है कि वहाँ पे 9 चमकदार चेहरे थे. ओके, सो ये जो 9 चेहरे थे किसके थे? 9 कंटेस्टेंट के थे और वो चमकदार थे. इट मीन्स वो खुशी से चमक रहे थे. The contestants got a standing ovation which would have made them feel proud of what they had done. और जब फाइनली वो पहुंचते हैं फिनिश लाइन पे तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है. जितने भी स्पेक्टेटर्स थे, जितने भी दर्शक थे, वो खड़े होके उनके सम्मान में, उनके वेलकम में ताली बजाते हैं और इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा गर्व का अनुभव हो रहा होगा. The contestants were happy not simply because they had won the gold medal.
मेडल। और जो कंटेस्टेंट्स थे वो सिर्फ इसलिए खुश नहीं थे कि उन्हें गोल्ड मेडल मिल गया है, राइट। सो सिर्फ ये एक रीज़न नहीं था, बल्कि जो सारे लोग हैं वो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। इन सभी रीजंस की वजह से जो कंटेस्टेंट्स थे वो हैप्पी थे। दे वर प्राउड ऑफ बीइंग अ यूनाइटेड ग्रुप हु स्टूड बाय ईच अदर। और एक्चुअल में उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था कि वो एक ऐसा ग्रुप बना पाए जो कि एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ खड़ा था। अंडरस्टूड ईच अदर्स प्रॉब्लम, वो एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ पाए एंड हेल्प्ड ईच अदर इवन एट द कॉस्ट ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल। और उन्होंने एक दूसरे की मदद की, किस कीमत पर? एक गोल्ड मेडल जीतने की कीमत पर। व्हाट इट मीन्स कि अगर वो कंटेस्टेंट वहाँ रुकते नहीं, अगर वो सच में भागते, तेज भागते, तो किसी ना किसी को तो मिलता ही गोल्ड मेडल, कोई एक विनर होता। लेकिन सबने अपनी जीतने की जो कोशिशें थी वो वहीं छोड़ दी और गोल्ड मेडल जीतने से ज़्यादा उन्होंने किस चीज़ को चुना? उन्होंने चुना उस एक स्मॉलेस्ट कंटेस्टेंट की मदद करना, उनको ज़्यादा अच्छा लगा। For this group of contestants, it was more important to help each other than to win an individual prize, because इस पूरे ग्रुप के लिए एक दूसरे की मदद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बजाय अपने लिए एक मेडल जीतना। ओके, सो अपने लिए एक मेडल जीतने के बजाय उन्होंने चुना आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करना, सबको साथ लेकर चलना। और यही रीज़न था कि वो इतने ज़्यादा हैप्पी थे। ओके, Next, how did the spectators react to this gesture of the 8 contestants? तो बच्चों ये जो 8 contestants ने किया, उन्होंने जिस तरह से वो एक contestant जो गिर गया है उसकी मदद करने के लिए, उसका साथ देने के लिए उन्होंने अपनी रेस तक छोड़ दी। तो ये जो उनका gesture था, ये जो उनका भाव था, इस पे जितने भी spectators थे, दर्शक थे, उन्होंने किस तरह से react किया, उन्होंने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। The spectators gave a standing ovation to the contestants. तो जितने भी दर्शक थे वहाँ पे वो सब standing ovation देते हैं, खड़े होके ताली बजाते हैं सबके लिए, which means they stood up and clapped and cheered for them. तो बच्चों standing ovation का मतलब है कि वो सबसे पहले खड़े होते हैं, क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं और उन सब के लिए चीयर करते हैं, उन सब का वो उत्साह बढ़ाते हैं। ईच ऑफ द कंटेस्टेंट वॉज रिवॉर्डेड विथ अ गोल्ड मेडल। और पूरे के जितने भी वहाँ थे 9 कंटेस्टेंट्स, सो 9 के 9 को मिलता है वहाँ पर गोल्ड मेडल। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन। हमें एक स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन पढ़ने हैं, करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। फर्स्ट, द पोएम डिस्क्राइब्स अ। सो बच्चों इस पोएम में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। स्कूल स्पोर्ट्स डे विथ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल। क्या इसमें किसी स्कूल का स्पोर्ट्स डे है जिसमें अलग अलग स्कूल से पार्टिसिपेंट्स आए थे? सेकेंड, नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट फॉर विमेन। ये महिलाओं के लिए होने वाला नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है। थर्ड, नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, या फिर ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए होने वाला नेशनल इवेंट है। तो बच्चों हमने पोएम में चीज़ डिस्कस करी थी कि यहाँ पर स्पेशल ओलंपिक्स हो रहे थे, और स्पेशल ओलंपिक्स क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज़ होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जिनकी जो इंटेलिजेंस है वो बिलो एवरेज होती है, वो एवरेज से कम होती है, जिनका जो मानसिक विकास है वो थोड़ा कम होता है। ओके, तो ऐसे जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज है, उनके लिए होते हैं स्पेशल ओलंपिक्स, और यही वहां पर हो रहे थे। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, द कंटेस्टेंट्स ऑफ द रेस रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन बिकॉज। तो बच्चों जो 9 कंटेस्टेंट्स थे उनके लिए सबने खड़े होके तालियां बजाई थी। क्यों? क्या रीज़न था? दे आर चैलेंज्ड इन वेरियस वेज एंड नॉट यूज टू स्पोर्ट्स। इसलिए बिकॉज उनको अलग अलग तरीक़ों से उनमें चैलेंजिंग वे था और वो किसी भी खेल को खेलने के लिए आदी नहीं थे।
सेकेंड, दे थॉट इट मोर इम्पोर्टेंट टू हेल्प देन टू गेट ए मेडल। एक मेडल जीतने की बजाय उनको लग रहा था एक दूसरे की हेल्प करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे डोंट लाइक कॉम्पिटिशन एंड डोंट केयर अबाउट विनिंग, या फिर वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन जो था उनको पसंद नहीं था, उनको मतलब नहीं था वो जीते या ना जीते। तो एक्चुअल में रीज़न क्या था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज उनको लग रहा था कि एक मेडल जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे का साथ देना। नेक्स्ट, Who won the race and how? So बच्चों फाइनली ये रेस कौन जीतता है हमें बताना है और कैसे। Explain in about 50 words. Let's see the answer. All the 9 contestants won the race. तो बच्चों ये रेस कौन जीतता है? जो 9 contestant थे, 9 के 9 खिलाड़ी इस रेस को जीतते हैं। कैसे? As they all reached the finish line together. Because वो 9 contestants एक साथ finish line पर पहुंचे थे। One of them had fallen down at the starts of the race. और हम पढ़ चुके हैं कि एक कंटेस्टेंट जो था वो रेस स्टार्ट होते ही क्या होता है? गिर जाता है। Instead of running to get their positions, they turned back and went to his help. और बाकी के 8 कंटेस्टेंट क्या करते हैं? भागने की बजाय, अपनी अपनी पोजीशन लेने की बजाय वो लोग वापस आते हैं, बैक आते हैं और उस एक कंटेस्टेंट की वो हेल्प करते हैं। Then they completed the race together. वो उसको भी खड़ा करते हैं, अपने साथ लेते हैं और उसी का साथ देने के लिए रनिंग नहीं करते हैं बल्कि उसका हाथ पकड़ के एक साथ चलते हैं और डिस्टेंस कवर करके एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं। तो एक्चुअल में पूरे जो उतना भी वो ग्रुप था 9 के 9 कंटेस्टेंट सबके सब वहां पर विनर्स थे। ओके, They were given the gold medal. तो सबको गोल्ड मेडल मिलता है because they showed the true spirit of sportsmanship by helping the smallest among them at the risk of losing the race. Because उनमें से जो smallest था, जो सबसे छोटा था, वो उसकी हेल्प करते हैं और वो एक सच्ची स्पिरिट दिखाते हैं स्पोर्ट्समैनशिप की, कि एक खेल खेलने की जो भावना होती है, खेल की जो भावना होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। तो बच्चों खेल हमें कंपटीशन नहीं सिखाते, सिर्फ कंपटीशन ठीक है, एक हद तक हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो एक सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप है, जो सच्ची खेल की भावना है, वो हमें सिखाती है सबको साथ लेकर चलना, सबका साथ देना। और यही वो चीज़ थी जिसका प्रदर्शन उन लोगों ने वहां पर किया था। ओके, नेक्स्ट, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पोएम इज जस्टिफाइड? हाउ? तो बच्चों हमें अब अपने विचार बताने हैं पोएम का जो टाइटल है उसके बारे में। टाइटल है 9 गोल्ड मेडल्स। तो क्या ये टाइटल जस्टिफाइड है? क्या ये टाइटल इस पोएम के लिए बिल्कुल सही है? हमें पहले वो बताना है और साथ में हमें एक्सप्लेन करना है। अगर हम कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही है, हमें रीज़न देने हैं क्यों। अगर हम कह रहे हैं कि नहीं टाइटल अच्छा नहीं है, तो हमें रीज़न देने हैं कि ये टाइटल अच्छा क्यों नहीं है और क्या टाइटल और अच्छा हो सकता था, तो हमें एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आप अपने मन से जो आपको लग रहा है आप अपने विचार लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये टाइटल अच्छा नहीं है, आप अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना होगा, आपको रीजन देना होगा कि ये टाइटल अच्छा क्यों नहीं है और इसकी बजाय अच्छा टाइटल क्या हो सकता था। ओके, देखते हैं आंसर। यस, 9 गोल्ड मेडल्स इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल। तो बच्चों हमें लगता है कि जो पोएम का टाइटल है 9 गोल्ड मेडल्स, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल उचित है। एज ऑल द 9 कंटेस्टेंट्स डिजर्व द मेडल, बिकॉज एक्चुअल में जो 9 कंटेस्टेंट्स थे सब एक गोल्ड मेडल डिजर्व करते थे, सबको एक गोल्ड मेडल वहाँ मिलना चाहिए। द स्मॉलेस्ट वन फॉर नॉट गिविंग अप, और क्यों मिलना चाहिए? जो स्मॉलेस्ट वन जो गिर गया था उसे तो मिलना चाहिए कि गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। एंड द अदर्स फॉर बीइंग हेल्पफुल एंड केयरिंग, और बाकी 8 को मिलना चाहिए था कि वो इतने केयरिंग थे, वो इतने हेल्पफुल थे। दे ऑल वर द विनर्स, और एक्चुअल में वो सबके सब विनर्स थे, इसलिए सभी को गोल्ड मेडल मिला और इसीलिए जो पोएम का हमारा टाइटल है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम? सो बच्चों हमें बताना है कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, हम कह सकते हैं इस पोएम की जो थीम है, इस पोएम की जो विषय वस्तु है, जो इसका केंद्रीय विचार है वो क्या है।
Answer. The poet wants to convey that sharing and caring are as important as winning and achieving. तो इस पोएम की विषय वस्तु क्या है, ये पोएम किस बारे में लिखी गई है? वो चीज़ ये है कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि किसी भी गेम को जीतना या कुछ भी अचीव करना जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट है अगर हमारे मन में शेयरिंग और केयरिंग की फीलिंग है, अगर हम दूसरों की परवाह करते हैं, अगर हम हमारा अचीवमेंट दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो ये चीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो हमारे मन में ये फीलिंग भी होनी चाहिए शेयरिंग एंड केयरिंग की। उसी तरह जिस तरह से हम हर कोई चीज़ जीतना चाहते हैं, हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे मन में शेयरिंग एंड केयरिंग भी होनी चाहिए, और इसी बात को लेकर इस पोएम को लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट, वॉट हैव यू लर्न फ्रॉम द पोम। सो बच्चों, इस पोएम को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा, आपको क्या शिक्षा मिली? बहुत अच्छी इंस्पायरिंग पोएम है, हम सबको ये पोएम जो है शिक्षा देती है, एक अच्छी सीख देती है। तो वो क्या चीज़ है जो आपने सीखा इस पोएम को पढ़ने के बाद में? देखते हैं आंसर। There are moments in our life when we keep our own interests aside and help our friends who may be in a difficult situation. तो बच्चों, हमने जो सबक लिया, जो शिक्षा ली इस पोएम को पढ़ने के बाद, वो ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब हमें अपने इंटरेस्ट को, हमें अपने फ़ायदे को, अपने लाभ को, यानी कि अपने लिए जो अच्छा है उसे हमें एक तरफ रख देना चाहिए, उसके बारे में हमें भूल जाना चाहिए, और हमें हमारे फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए जो एक्चुअल में बहुत कठिन स्थिति में फंसे हुए हैं। द वैल्यू ऑफ कॉपरेशन इज ग्रेटर देन द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन। और साथ ही हमने ये सीखा कि अगर हमारे मन में कॉपरेशन है, अगर हमारे मन में सहयोग की भावना है, तो ये भावना ग्रेटर है, ज़्यादा अच्छी है बजाय कंपटीशन के भावना के। ओके, सो यस, कंपटीशन अपनी जगह सही है। कोई भी अगर किसी भी तरह की प्रतियोगिता होती है तो उसमें हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे मन में कॉपरेशन होना चाहिए। हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम सबको साथ लेकर चले, दूसरों की हम परवाह करें, दूसरों के लिए हम थोड़ी सी केयर शो करें। तो ये एज ए ह्यूमन बीइंग एक बेसिक नीड है सबके लिए, सबके मन में ये फीलिंग एक्चुअल में होनी ही चाहिए। और ये जो पोएम है ये हमें यही सिखाती है, ये हमें यही शिक्षा देती है। ओके, तो बच्चों, बहुत ही एक्चुअल में इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत इंस्पायरिंग पोएम है, लेकिन बहुत इजी पोएम है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।